हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑरेकल क्लासेस में। दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो इस समय अपलोड नहीं हो पा रही है, लेकिन अब प्रयास यही रहेगा कि आपको निरंतर वीडियो मिलता रहे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिकल से, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध ताप गुणांक यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट RTC के बारे में कि ये होता क्या है, क्योंकि यहाँ ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे ऑब्जेक्टिव और थ्योरी, क्योंकि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिरोध ताप गुणांक, सबसे पहले ये देखेंगे कि इसकी परिभाषा होती क्या है। क्या हम समझेंगे अगर बोला जाए कि प्रतिरोध ताप गुणांक का मान इतना है, 10 है, 15.001 है, आखिर होता क्या है। तो देखिए, नाम से ही क्लियर है, प्रतिरोध ताप गुणांक मतलब प्रतिरोध में परिवर्तन होगा कब, जब हम लोग तापमान में परिवर्तन करेंगे। ठीक, तो मतलब क्या हुआ कि पर यूनिट यानी इकाई, यूनिट मतलब इकाई, पर यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस यानी इकाई मान का परिवर्तन किसमें, प्रतिरोध में, कब होगा, बाई चेंजिंग द पर यूनिट टेम्परेचर ऑफ एनी मटेरियल, यानी किसी भी पदार्थ का, ठीक है, प्रति इकाई तापमान परिवर्तन करने से उसके इकाई प्रतिरोध में होने वाला जो परिवर्तन है उसी को कहा जाता है प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक, तो सीधी सी बात है, इस शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा गया RTC और इसको डिनोट किया गया किससे, अल्फा से। ये लिखा हुआ है क्या, अल्फा। ठीक, ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा लिखा हुआ है। ठीक है, RTC यानी अल्फा से इसको व्यक्त किया जाएगा। क्लियर। अब बात ये आती है कि ये जो प्रतिरोध ताप गुणांक है ये किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा। ठीक, अब आप देखिए, हम लोगों ने पढ़ा क्या कि जैसे जैसे तापमान को चेंज कर रहे हैं, अब चेंज का मतलब उसको हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो चेंज यानी अगर हम मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस, यानी पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई पदार्थ था जिसका प्रतिरोध कितना था, R0 था। ठीक, हम लोगों ने उसका तापमान बढ़ाया, सपोज दैट 1 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से उसका तापमान भी क्या होगा, उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। मान लिया गया कितना हो गया, R1 हो गया। तो अब ये जो चेंज आया है, इसी चेंज को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध ताप गुणांक। क्लियर। अब ये जो अल्फा है यानी प्रतिरोध ताप गुणांक है, किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वहीं से हम लोग इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक, चलिए देख लेते हैं क्या। तो अगर बात की जाए अल्फा की, यानी जो प्रतिरोध ताप गुणांक है RTC, ये जो प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा है ये निर्भर करता है, ठीक, किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है भाई, अब आपसे ये कहा जाए कि पहले जैसे बाद में 10 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 100 ओम हो गया, कितना परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन आप कैसे बताएंगे, जब तक हम लोग को पहली वाली वैल्यू पता नहीं होगी तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं कितना यहाँ पर चेंज हुआ है। दैट्स मीन हमको प्रारंभिक प्रतिरोध पता होना चाहिए, इनिशियल वैल्यू। हमको जो भी पदार्थ है उसका प्रारंभिक प्रतिरोध का मान ज्ञात होना आवश्यक है, यानी जो प्रतिरोध ताप गुणांक है ये प्रारंभिक प्रतिरोध पर निर्भर करेगा। फिर सेकेंड थिंग आएगी, यानी दूसरी चीज आएगी जिस पर निर्भर करेगा, वो होगा, अब देखिए प्रतिरोध ताप गुणांक कब आया, जब तापमान में क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। ठीक, यानी ताप परिवर्तन पर। ठीक, फिर कहा गया तीसरा चीज है कि प्रतिरोध में कितना परिवर्तन हुआ, यानी प्रतिरोध परिवर्तन पर।
बात को समझिएगा कि ये जो प्रतिरोध ताप गुणांक है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो सीधी सी बात है, आप कैसे बताओगे अगर आप कोई भी टेम्परेचर में चेंज कर रहे हो तो उससे प्रतिरोध में कितना चेंज हो रहा है। आपको उसका क्या है, इनिशियल वैल्यू पता होनी चाहिए, मतलब प्रारंभिक प्रतिरोध पर निर्भर करेगा, तापमान में परिवर्तन पर यानी कितना उसमें चेंज किया गया, और प्रतिरोध परिवर्तन यानी एक्चुअल में है ही क्या, यही आपका आरटीसी है। तो ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करने वाला है हमारा प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक, तो इन तीनों चीज़ों को देखिए, हम लोगों ने क्या माना है, यही कि इफ यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई कितना था, R0 था किसी पदार्थ का प्रतिरोध, और 1 डिग्री सेल्सियस जब परिवर्तन किया गया तो कितना हो गया, R1 हो गया। ठीक, यानी अगर हम लोग प्रतिरोध में परिवर्तन की बात करें, प्रतिरोध में परिवर्तन की बात करें तो कितना लिखोगे आप, R1 माइनस R0, R1 माइनस R0 लिखा जाएगा। क्लियर। और अगर तापमान में परिवर्तन की बात करें तो कितना लिखोगे, 1 माइनस 0, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस का। क्लियर। अगर ऐसे ही हम ये बोलें कि 0 डिग्री सेल्सियस ना होकर ये क्या है, T डिग्री सेल्सियस, यानी कोई भी तापमान हो सकता है, हमने T डिग्री सेल्सियस तक तापमान को चेंज किया तो उससे जो प्रतिरोध मिला वो कितना मिला हम लोग को, RT। सपोज दैट कितना मिल गया, RT मिल गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखिए, अगर हम ये बोलें कि जो प्रतिरोध में परिवर्तन है, जो प्रतिरोध में परिवर्तन है, इसको हम लोग मान लें कितना है, डेल आर। प्रतिरोध में परिवर्तन को मान लिया गया कितना है, डेल आर, मतलब चेंज को दिखाया जा रहा है। तो जो प्रतिरोध में परिवर्तन है डेल आर है, ये समानुपाती होगा, ये प्रोपोर्शनल का निशान है, अल्फा नहीं लिखा गया। ठीक है, यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, ध्यान समझिएगा। जो डेल आर है यानी प्रतिरोध में परिवर्तन है, ये समानुपाती यानी किस पे निर्भर करेगा, तो भाई प्रतिरोध में परिवर्तन किस पे निर्भर करेगा, पहले उसका प्रतिरोध कितना था, किसी चीज में परिवर्तन जो हो रहा है तो पहले उसका प्रतिरोध कितना था, और ये प्रतिरोध में चेंज क्यों आया है, तापमान की वजह से आया है। यानी ये जो प्रतिरोध में परिवर्तन है ये समान डिपेंड करेगा डेल टी पर, यानी तापमान में परिवर्तन पर। ठीक, बात को समझिएगा। जो प्रतिरोध में परिवर्तन है वो किस चीज पे निर्भर कर रहा है, यानी जिसकी वजह से हो रहा है। तो प्रतिरोध में परिवर्तन क्यों हो रहा है, तापमान में परिवर्तन करने से हो रहा है। और आप कैसे बताओ कितना चेंज हुआ, यानी वो किस पे डिपेंड करना है, उसकी इनिशियल वैल्यू पर, उसके पहले प्रारंभिक मान पर निर्भर करेगा। ठीक, ये समानुपाती का निशान लगाया गया है, यानी प्रतिरोध में परिवर्तन समानुपाती होगा प्रारंभिक प्रतिरोध गुणे आपके तापमान के परिवर्तन के। क्लियर। अब यहीं से अगर हम लोग इस इक्वेशन को बराबर करने के लिए एक समानुपाती स्थिरांक लाएं, ठीक, क्योंकि ये है क्या, गुणांक, ये है क्या, कोफिशिएंट, प्रतिरोध ताप गुणांक की बात कर रहे थे, समानुपाती स्थिरांक ही एक प्रकार से। ठीक, तो हमको मिलेगा क्या, डेल आर, यानी जो प्रतिरोध में परिवर्तन है ये बराबर होगा। अब देखो एक समानुपाती स्थिरांक ला रहे हैं तो बराबर लगाया गया, यही समानुपाती स्थिरांक है क्या, देखिए इसको ब्रैकेट में लिख दिया जा रहा है इन्वर्टेड कॉमा में अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा लिख रहे हैं। ठीक है, डेल आर बराबर होगा अल्फा, ये समानुपाती स्थिरांक है, R0 इंटू किसके, डेल टी के, R0 इंटू किसके, डेल टी के। क्लियर। चलिए अब हमको निकालना क्या था, इसी अल्फा की वैल्यू, क्योंकि अल्फा ही क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक है। तो हमको मिला क्या, अल्फा इज इक्वल टू डेल आर अपॉन R0 इंटू डेल टी। ठीक, तो रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा, खाली थोड़ा समझ लीजिए, काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब डेल आर का मतलब माना क्या गया था, प्रतिरोध में परिवर्तन, डेल टी का मतलब क्या था, तापमान में परिवर्तन। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस R0, RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू ये क्या हो सकता है, T माइनस 0, क्योंकि तापमान में परिवर्तन क्या था, T बाद वाला तापमान था, पहले कितना था, 0 था, तो T माइनस 0। ठीक, यहां तक क्लियर है। चलिए इतनी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है। देखिए समझ लीजिए चीजों को, पहले परिभाषा लिखी गई है कि पर यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस बाय चेंजिंग द पर यूनिट टेम्परेचर, यानी इकाई तापमान में परिवर्तन करने से आपके प्रतिरोध में प्रति इकाई कितना परिवर्तन हो रहा है, उसी को कहा जाता है आरटीसी, यानी प्रतिरोध ताप गुणांक, जिसको व्यक्त करते हैं किससे, अल्फा से। क्लियर। अब ये जो प्रतिरोध ताप गुणांक है
कितनी चीजों पर निर्भर करेगा? तो भाई प्रारंभिक प्रतिरोध पर डिपेंड करेगा, तापमान के परिवर्तन पर डिपेंड करेगा और उसके प्रतिरोध के परिवर्तन पर निर्भर करने वाला है। तो हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली कि अगर प्रतिरोध में परिवर्तन हुआ होगा तो वो किस पर डिपेंड करेगा? भाई उसकी पहली वैल्यू कितनी थी और हम कितना उसके टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, वहां से सॉल्व किया गया, बराबर किया गया, अल्फा लगाया गया, क्या एक समानुपाती स्थिरांक लगाया गया जिसकी वैल्यू निकल के आई डेल आर अपॉन आर नॉट इंटू डेल टी। आर नॉट क्या है आपका? क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस, ये प्रारंभिक प्रतिरोध कितना उसका पहले था। आर टी क्या है? आर टी का मतलब है तापमान, जहां तक आपने बढ़ाया है 100, 150, 50, 60 जो भी वैल्यू दी गई है वो आपका बाद वाला रेजिस्टेंस की बात की जा रही है। ठीक, चलिए अब अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करें तो हमको एक फॉर्मूला, एक तो यहीं से मिल गया और एक दूसरा फॉर्मूला और मिलेगा। देखिए क्या होगा, क्या हमें मिला, क्या अल्फा इज इक्वल टू डेल आर अपॉन आर नॉट इंटू डेल टी। ठीक, अभी तक माना गया था कितना चेंज हो रहा था? 0 डिग्री सेल्सियस पहले था, 1 डिग्री सेल्सियस हो रहा था। ठीक है, अगर हम यहां से मान लें कि पहले तापमान कितना था, T1 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना था, आर नॉट ही लेते हैं, चलिए आर नॉट ही लेते हैं। ठीक है, T1 पे कुछ तापमान रहा होगा पहले, उससे प्रतिरोध कितना था, आर नॉट था। अब हमने चेंज किया T2 डिग्री सेल्सियस पे, कितना हो गया ये मान लेते हैं, कितना हो गया R2। अब देखिए 1 2 कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, हम ये T1 T2 इसलिए लिख रहे हैं जिससे आपको 0 1 वाला क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको 1 कर लेते हैं, चलिए ठीक है। तो अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा T1, ठीक, इसीलिए चीज की गई, यानी जिस तापमान के लिए आप निकाल रहे हो वही वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी। अगर ये 0 होता तो अल्फा 0, अगर ये अल्फा T1 पे है तो सॉरी अगर T1 पे है तो क्या लिखेंगे, अल्फा T1। तो अल्फा T1 बराबर क्या हो जाएगा, अब प्रतिरोध में परिवर्तन तो कितना हो रहा है, R1 माइनस R0, ये क्या निकल के आया, परिवर्तन। ठीक, बटे प्रारंभिक प्रतिरोध कितना था, आर नॉट इनिशियल रेजिस्टेंस, आर नॉट इंटू टेम्परेचर क्या लिखोगे, T2 माइनस T1। ठीक, क्लियर। तो ये चीज समझिएगा कि कहाँ का आप प्रतिरोधता गुणांक किस टेम्परेचर पर निकाल रहे हो। ये अल्फा T1 के लिए निकाला क्योंकि पहले कितना था, अल्फा T1 था। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं इसके मात्रक की, बात कर लेते हैं इसके मात्रक की, वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मात्रक रटना कुछ भी नहीं है, इसी से सॉल्व कर लीजिए। अब भाई देखिए यहीं से कर लेते हैं, आर प्रतिरोध का मात्रक ओम, इसका भी मात्रक ओम, तो ओम में से ओम जाएगा, क्या बचेगा, ओम। ठीक, आर नॉट लिखा हुआ है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। क्लियर। फिर टेम्परेचर में से टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या बचेगा, टेम्परेचर ही बचेगा और यूनिट क्या हो जाएगी, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। तो एक यूनिट तो बन गई हम लोग की अल्फा की, एक यूनिट बन गई हम लोग की ओम प्रति ओम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ओम से ओम क्या हो सकता है, कैंसल भी हो सकता है, तो वहां से क्या मिल जाएगा, अल्फा की वैल्यू 1 बटे डिग्री सेल्सियस, जिसको बोला जाता है प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक, जिसको बोला जाता है प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये नहीं देकर ये वाली यूनिट दे देता है, ओम प्रति ओम डिग्री सेल्सियस वाली यूनिट भी दे सकता है। ठीक, तो आप दोनों मात्रक का मान याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि इससे समझ तो आ गया कि है क्या, तापमान में परिवर्तन करने से प्रतिरोध में परिवर्तन के बारे में ये बता रहा है। लेकिन जो हम लोग के पास मटेरियल है, अब मटेरियल बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिकल के दृष्टिकोण से देखेंगे, यानी हम लोग का कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर की बात की जाएगी। ठीक, उसके लिए जो आरटीसी की वैल्यू है ये क्या रहने वाली है, क्या रहने वाली का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि हर एक मटेरियल का हमको मालूम है कि हर एक मटेरियल का अपना अलग अलग विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक है, समान लंबाई समान क्षेत्रफल का हो, लेकिन अगर एक कॉपर का है और एक एल्युमिनियम का है तो उसके लिए रो की वैल्यू क्या होगी, रो विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम लोग का जो ये आरटीसी है यानी प्रतिरोध ताप गुणांक है, ये भी हर एक मटेरियल के लिए क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक, यानी कॉपर के लिए अलग वैल्यू, एल्युमिनियम के लिए अलग वैल्यू, चालक के लिए अलग और कुचालक के लिए अलग। ठीक, तो अगर हम बात करें कंडक्टर की यानी कि चालक की बात की जाए
तो चालक ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, जिससे उसमें धारा क्या हो, आसानी से बहना स्टार्ट कर जाए। तो सपोज दैट अगर ये समझने के लिए मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है, ठीक, इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, फ्री हैं। अब आरटीसी निकालना है, यानी तापमान क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जा रहा है तो भाई ये इलेक्ट्रॉन पहले से फ्री था, ठीक, पहले से फ्री था। अगर आप इस पे लगा रहे हो थर्मल एनर्जी, भाई तापमान बढ़ा रहे हो, वो भी क्या प्रकार से थर्मल एनर्जी है, तो इसका जो वेग है, गति है, वो क्या होगी, और बढ़ जाएगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उस पे थर्मल एनर्जी बाहर से प्रोवाइड कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, इन दोनों के बीच आपस में टकराव की कंडीशन आएगी, ठीक, कोलिजन स्टार्ट होगा, और ड्यू टू द कोलिजन, टकराव के कारण से इनमें क्या होगा, जो गति है, भाई तेजी के साथ चला, टकराया, तो गति क्या होगी, घट जाएगी। और गति, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति घट रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकला कि टेम्परेचर बढ़ाया गया, ठीक, इलेक्ट्रॉन आपस में टकराए क्योंकि फ्री थे पहले से। अब जब टकराए तो धारा का मान घटा, और धारा का मान घटने का सीधा सा तात्पर्य है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। क्लियर, दैट्स मीन टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। तो तापमान बढ़ने से प्रतिरोध भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी एक था तो 2 3 4 पॉजिटिव वैल्यू की ओर जा रहा है। इसीलिए जो कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं, इन सभी का जो आरटीसी यानी अल्फा की वैल्यू है, ये हमेशा कैसे आएगी, पॉजिटिव। ये हमेशा कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। हमेशा याद रखिएगा, बेसिकली नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लेता है, एल्युमिनियम का प्रतिरोधता गुणांक क्या होता है, तो एल्युमिनियम क्या है, कंडक्टर है, प्रतिरोधता गुणांक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। वैल्यू बहुत रेयर केस में पूछता है, पॉजिटिव निगेटिव ही पूछ लेता है, ठीक। चलिए फिर ऐसे अगर बात करें हम लोग इंसुलेटर की, यानी कुचालक की, तो इंसुलेटर ऐसे मटेरियल जिसके पास इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन वो भैया फ्री नहीं हैं, बॉन्ड में बंधे हुए हैं। भाई इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा होते हैं, वैलेंसी बैंड में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें, इंसुलेटर में। ये वीडियो भी, अगला वीडियो हम लोग का इसी पे रहने वाला है, चालक कुचालक अर्धचालक के बारे में ही देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इंसुलेटर जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन वो फ्री नहीं है, वो क्या है, बॉन्ड में बंधे हुए हैं, ठीक। अगर आप लोग कंडक्टर इंसुलेटर में कंफ्यूजन है तो वैलेंसी बैंड के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन वो क्या है, वैलेंसी बैंड में बंधे हुए हैं, ठीक। अब वो कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है अगर हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया तो अब भाई वैलेंसी बैंड इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा। अब जैसे वो कंडक्शन बैंड में जाएगा, दैट्स मीन जो बॉन्ड में बंधा हुआ था अब वो क्या हो रहा है, फ्री हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, फ्री हो रहा है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, टेम्परेचर को बढ़ाया गया तो फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। पहले इलेक्ट्रॉन थे वो कि फ्री नहीं थे, अब वो क्या हो रहे हैं, फ्री हो जा रहे हैं। दैट्स मीन आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉनों का से धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। तो तापमान बढ़ा, प्रतिरोध क्या हो गया, घटा। दैट्स मीन जो आरटीसी की वैल्यू है वो क्या आएगी, निगेटिव। इंसुलेटर के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान क्या होगा, निगेटिव में आएगा, यानी ऋणात्मक हो जाएगा। अगर आपसे बोला गया कि इंसुलेटर का प्रतिरोध ताप गुणांक निगेटिव है तो इसका मतलब क्या समझे आप, कि तापमान को बढ़ाया गया, चेंज किया गया, तो चेंज का मतलब अगर आप बढ़ा रहे हो तो निगेटिव हो रहा है, बढ़ाओगे तो घटेगा, और घटाओगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, बस समझ लीजिएगा, आसान है सब कुछ। चलिए फिर बात करते हैं थर्ड, सेमीकंडक्टर की। किसकी, सेमीकंडक्टर की। तो एक पॉइंट अपने दिमाग में हमेशा याद रखिएगा, सामान्य ताप पर जितने भी अर्धचालक होते हैं, ठीक, सामान्य ताप बोला जाए या फिर परम शून्य ताप बोला जाए। परम शून्य ताप का मतलब क्या है, 0 केल्विन, 0 डिग्री केल्विन, ठीक, माइनस में 273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यही तो है ना परम शून्य ताप, जिस पर क्या होता है, गैस के अणुओं की गति भी शून्य हो जाती है, इसीलिए बोल रहा था इसको क्या है, ये परम शून्य ताप है।
तो इस तापमान पर जितने भी आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं वो बेसिकली बिहेव करते हैं किसके जैसे, इंसुलेटर के जैसे। यूपीपीसीएल में कई बार आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। आपका परम शून्य ताप पर 0 केल्विन पर या फिर -273 डिग्री सेल्सियस पर सभी प्रकार के अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। अब कुचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या, निगेटिव। कुचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या पढ़ा हम लोगों ने, निगेटिव पढ़ा। तो स्टूडेंट अगर बात की जाए सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर का भी प्रतिरोध ताप गुणांक इंसुलेटर के जैसे निगेटिव ही रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि परम शून्य ताप पर जो भी अर्धचालक है वो सभी क्या है, कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, और कुचालक का क्या होता है, निगेटिव। इसी वजह से सेमीकंडक्टर का भी जो आरटीसी वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग कुछ चीजें ग्राफ को लेकर समझेंगे। ग्राफ से जैसे अगर कंडक्टर की बात करें तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कंडक्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है, पॉजिटिव। अगर ये टेम्परेचर का एक्सिस, ये किसका एक्सिस, रेजिस्टेंस का एक्सिस, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी यानी स्वतंत्र राशि ही रखी जाती है, और वाई एक्सिस पे रखी जाती है डिपेंडेंट क्वांटिटी, दैट्स मीन जो निर्भर कर रही है। तो यहाँ टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा। और अगर रही बात कंडक्टर की, तो कंडक्टर में हमने पढ़ा कि जैसे जैसे तापमान को बढ़ाएंगे प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी लाइन क्या होगी, इंक्रीज करती हुई जाएगी। और इसमें अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, पॉजिटिव, ठीक है। इन द केस ऑफ इंसुलेटर यानी कुचालक के लिए अगर हम देखें तो देखिए ये आपका टेम्परेचर और ये रहा हम लोग का रेजिस्टेंस का एक्सिस, ठीक है। तो इसमें क्या था, घट रहा था, तो लाइन क्या होगी, नीचे की ओर आएगी, यानी क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब यहीं से एक चीज याद रखिएगा कि सेमीकंडक्टर का भी जो आरटीसी है यानी प्रतिरोध ताप गुणांक है वो क्या होता है, निगेटिव ही होता है। लेकिन अगर हम लोग ग्राफ की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल के ग्राफ की अगर हम बात करेंगे तो हम लोगों को पता है कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं अगर हम लोग उसका तापमान बढ़ाते हैं, ठीक है, तो पहले प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है। कुछ इस प्रकार से हम लोग को ग्राफ मिलने लगता है, ठीक। लेकिन अगर प्रतिरोध ताप गुणांक की बात करेगा तो क्या लगाएंगे, निगेटिव। क्लियर। चलिए ये इतनी चीजें आपके ग्राफ को लेकर थी। अब कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो उनको भी जरा हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। कि देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि अल्फा 0 इज इक्वल टू था R1 माइनस R0 अपॉन R0 T1 माइनस 0, ठीक। भाई पहले क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस पे R0 प्रतिरोध था, उसको इंक्रीज किया गया T तक, तो प्रतिरोध क्या हो गया, R1 हो गया। तो उसके लिए फार्मूला निकल के आया था। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, अल्फा 0 इज इक्वल टू R1 माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T, ठीक। इधर गुणा कर देते हैं, अल्फा 0 R0 T इज इक्वल टू R1 माइनस R0, ठीक है। यानी अगर हमको R1 की वैल्यू निकालनी हो तो डायरेक्ट हमको फार्मूला मिल जाएगा क्या, R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा 0 T, ठीक। यानी कोई भी टेम्परेचर हमको दिया गया है, उस टेम्परेचर पे अगर हमको प्रारंभिक प्रतिरोध का मान पता हो और 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका प्रतिरोध ताप गुणांक पता हो, तो डायरेक्टली हम लोग तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान कितना होगा ये हम ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले की सहायता से, ठीक है। चलिए अभी क्या कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि हमको अल्फा 0 की वैल्यू दे देगा, ठीक, कुछ भी वैल्यू दे देगा, 0.035 पर डिग्री सेल्सियस, कुछ भी हो सकती है, और कहेगा कि आप बताइए 15 डिग्री सेल्सियस पे अल्फा 0 की वैल्यू क्या होगी, सॉरी अल्फा 15 की वैल्यू क्या होगी, या फिर 30 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध ताप गुणांक का मान क्या होगा। यानी हम मान लेते हैं अल्फा टी, तो एक रिलेशन निकल के आएगा अल्फा 0 और अल्फा टी के लिए। क्या निकल के आएगा वो देखिएगा, अल्फा टी इज इक्वल टू अल्फा 0 1 प्लस अल्फा 0 इंटू टी। ये रिलेशन निकल के आता है 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ताप गुणांक और किसी भी दिए गए तापमान पर प्रतिरोध ताप गुणांक में रिलेशन। अल्फा
t इज इक्वल टू अल्फा 0 अपॉन 1 प्लस अल्फा 0 इंटू टी। ठीक, तो यहां से भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव या थ्योरी की बुक आप जब सॉल्व करेंगे तो इसमें ये मिलेगा आपको क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब हम लोग ग्राफ को लेकर समझेंगे कि कभी कभी क्वेश्चन स्लोप पर आ जाते हैं, ग्राफ बन के आ जाएगा, उसको स्लोप दिया होगा और पूछेगा कि वैल्यू बताओ प्रतिरोधता गुणांक की क्या होगी। ठीक है, चलिए मानते हैं जैसे कि एक कोई ग्राफ हमको यहाँ पे दे दिया गया। ठीक, एक कोई हमको यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, ये किसका एक्सिस, टेम्परेचर का एक्सिस, और ये किसका एक्सिस है, रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है 0। अब बोला गया कि 0 पर ये प्रतिरोध का मान कितना था, R0। इस एक्सिस पे प्रतिरोध का मान कितना, R0 दिया गया था। अब जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया गया कहाँ तक, T डिग्री सेल्सियस तक, तो जो ये प्रतिरोध है ये बढ़ता हुआ चला गया, बढ़ता हुआ चला गया। तो कितना बढ़ा, देखिए T तक है, तो यहाँ पे वैल्यू दे दी गई कितनी, मान लेते हैं R1। यानी जैसे जैसे तापमान बढ़ाए प्रतिरोध कितना हो गया, बढ़कर R1 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ से एक समांतर रेखा खींच लेते हैं x एक्सिस के। ठीक, अब पॉइंट ले लेते हैं, ये A हो गया, ये मान लेते हैं पॉइंट कौन सा है, B, ये पॉइंट कौन सा है, C। ठीक, अब देखिए हम लोगों ने जो प्रतिरोधता गुणांक का फार्मूला पढ़ा, अल्फा जीरो इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा था क्या, प्रतिरोध में परिवर्तन, मतलब R1 माइनस R0 अपॉन में इनिशियल रेजिस्टेंस, प्रारंभिक प्रतिरोध R0, और फिर क्या था, तापमान में परिवर्तन। यही तो पढ़े थे हम लोग। ठीक है, लेकिन अब ये ग्राफ अगर दिया है, स्लोप दिया गया है, ढाल दिया गया है, ये कुछ वैल्यू दी गई है, तो उससे हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं प्रतिरोधता गुणांक का मान, ये हमें देखना है। तो देखिए इसी फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 1 अपॉन R0 R1 माइनस R0 अपॉन T। ठीक है भाई, इसको क्या किया गया, अलग करके लिख दिया गया, वैल्यू सेम ही है। अब देखिए अगर यहां मान लेते हैं कोई एंगल है थीटा, क्योंकि भाई यहीं से कोण बन रहा है, ये तो दोनों पैरेलल है, AC x एक्सिस से क्या है, पैरेलल है। क्लियर, तो अगर हम लोग लिखें स्लोप ऑफ ग्राफ, ये जो ग्राफ है उसका ढाल यानी क्या, प्रवणता, तो प्रवणता होता क्या है, tan थीटा, बोलिए tan थीटा होता है, और tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे आधार, त्रिकोणमिति से लंब बटे आधार। ठीक भाई, इसी त्रिभुज में लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब, ये क्या है, लंब क्या है, BC, आधार क्या है, AC। ठीक है, तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब की वैल्यू क्या है, B से C। भाई इस समकोण त्रिभुज के लिए लंब की वैल्यू क्या होगी, BC, और आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी, A से लेकर C तक। यहां तक क्लियर है। ठीक, चलिए अब हम लोग को मालूम करना है BC की वैल्यू। अब देखिएगा अगर हम देखें इस B पॉइंट से टेम्परेचर वाले एक्सिस तक, तो ये पूरी दूरी कितनी है, R1 के बराबर है। भाई प्रतिरोध एक्सिस के लिए दिया गया है कितना वैल्यू, R1 दिया गया है। फिर अगर C से T के लिए देखें तो कितनी वैल्यू दी गई है, R0 दी गई है। भाई यही इसका एक्सिस है, उसके समांतर ही है, तो बराबर ही होगा। ठीक, यानी अगर B से C की बात करें तो हम बोल सकते हैं इस पूरी दूरी में से अगर हम ये दूरी घटा दें C से T वाली, तो हमको BC की वैल्यू मिल जाएगी। यानी मिलेगा क्या हमको, पूरी वैल्यू कितनी है, R1, यहाँ से यहाँ तक R1, और C से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, -R0। ठीक, चलिए फिर आगे देखते हैं AC क्या है, ये अब ये x एक्सिस से क्या है, पैरेलल है, दैट्स मीन ये डिस्टेंस कितनी दी गई है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में दी गई है कितनी, T। ठीक है, यानी हमको R1 माइनस R0 अपॉन T की वैल्यू क्या मिल गई, tan थीटा, और tan थीटा क्या है, स्लोप ऑफ ग्राफ। यानी अगर हम स्लोप के रिस्पेक्ट में लिखें किसकी वैल्यू, अल्फा 0 की वैल्यू, तो हम लोग क्या लिखेंगे, R1 माइनस R0 अपॉन T है क्या, ये tan थीटा एक्चुअल में है क्या, स्लोप ऑफ ग्राफ। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ग्राफ अपॉन क्या बच रहा है, R0 बच रहा है, अपान में और नॉट।
क्लियर। तो ये हम लोग को एक डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया कि स्लोप ऑफ ग्राफ, जो आपका टेम्परेचर रेजिस्टेंस का ग्राफ है, इसकी अगर प्रवणता आपको दी गई है और इनिशियल रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है तो हम आसानी से अल्फा जीरो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ऐसे अगर आप ऑब्जेक्टिव से किताबें सॉल्व करेंगे या थ्योरी से बुक सॉल्व करेंगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप इतना टॉपिक को कवर करिए और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। हम लोग जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।